नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं दमन तिवारी। एक बार फिर से आपका सभी स्वागत है वक्ता महोदय में। हम लोग इस समय बात कर रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम्स को लेकर के। और लखनऊ विश्वविद्यालय में फैकल्टी ऑफ लॉ में एलएलबी ऑनर्स और एलएलएम के एंट्रेंस को लेकर के हमने लगातार बात करी है। आज के अपने इस वीडियो में हमारे साथ बात करने के लिए हैं प्रथम शर्मा और हर्षित उपाध्याय। और आप लोगों ने लखनऊ विश्वविद्यालय के एंट्रेंस को, लखनऊ विश्वविद्यालय ने जो पिछला एंट्रेंस करवाया था 2021 वाला, उसको पास किया है और प्रथम उस बैच के टॉपर रहे हैं विश्वविद्यालय के एंट्रेंस के। और हर्षित उसी बैच में है। अभी आप लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में एलएलएम की अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो प्रथम हर्षित, स्वागत है आप दोनों लोग का। और पहले तो अपना परिचय दे दीजिए, उसके बाद अपनी बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रथम शर्मा है। मैंने अपनी एलएलबी ऑनर्स की अपना कोर्स 2021 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। और उसके बाद मैंने एलएलएम एंट्रेंसेस दिए हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के, बीएचयू के और दिल्ली यूनिवर्सिटी। और उसके बाद फिर मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन किया। हर्षित, अपना परिचय। नमस्कार, मेरा नाम हर्षित उपाध्याय है और मैंने इसी लखनऊ विश्वविद्यालय से 5 वर्षीय एलएलएम पाठ्यक्रम अभी 2021 में कंप्लीट किया। उसके बाद मैं एलएलएम एंट्रेंस के लिए अपियर हुआ, जिसमें मैंने 4 विश्वविद्यालयों के एंट्रेंस दिए थे। लखनऊ विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, जिसमें चारों में मैंने अपना स्थान सुनिश्चित किया। और इस समय मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलएम की पढ़ाई कर रहा हूँ। अब आपके लिए बता दें, जैसा प्रथम का नाम है वैसे ही प्रथम ने लखनऊ विश्वविद्यालय में एलएलएम टॉप किया था, एंट्रेंस अपने समय में टॉप किया था। प्रथम अलग अलग विश्वविद्यालय जो आपने फैकल्टी ऑफ लॉ के एग्जाम्स दिए, एलएलएम के एग्जाम में क्या रैंक आई थी आपकी, कहाँ कहाँ पे? लखनऊ यूनिवर्सिटी में मेरी रैंक 1 थी। रैंक 1 लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रथम की थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेकेंड रैंक। दिल्ली विश्वविद्यालय में कमोबेश उन्होंने टॉप ही किया था, दूसरी रैंक थी दिल्ली विश्वविद्यालय में। और बीएचयू फिफ्थ। बीएचयू में 5वीं रैंक, लखनऊ विश्वविद्यालय में पहली रैंक, दिल्ली विश्वविद्यालय में दूसरी रैंक और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 5वीं रैंक प्रथम की थी। हर्षित, आपकी रैंक कैसी थी? मेरी लखनऊ यूनिवर्सिटी में 8th रैंक थी। लखनऊ विश्वविद्यालय में हर्षित की 8वीं रैंक थी। बीबीएयू में मेरी 3rd रैंक थी। बीबीयू में तीसरी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरी 19th रैंक थी। और बीएचयू में मेरी 18th रैंक थी। 18th रैंक थी। तो आप दोनों ही लोग बहुत ही मेधावी हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय से हम 5 वर्षों से हम लोग एक दूसरे के साथ हैं, जानते हैं। और बहुत ही अथक परिश्रम से, श्रम से आज इन लोगों ने बड़ा अपना स्थान ग्रहण किया है। प्रथम हम लोग आज के अपने इस वीडियो में एलएलएम के एंट्रेंस को लेकर के बात करने वाले हैं, जो 2022 का एंट्रेंस है। आपके समय में इंटरव्यू हुआ था और इस बार क्या है कि इंटरव्यू हटा दिया गया है। तो 100 सवाल आने हैं, बड़े सवाल आने हैं। तो आप अपने अनुभव से, चूँकि पेपर वगैरह वापस मिलता नहीं है, तो पेपर को लेकर के, पुराने पेपर्स को लेकर के बड़ी दिक्कत होती है। तो अपने इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो पेपर को लेकर के, पैटर्न को लेकर के, सिलेबस को लेकर के। तो किन किन विषयों से सवाल आते हैं, अगर तैयारी करनी है तो किन विषयों की तैयारी करनी है? लखनऊ यूनिवर्सिटी में टोटल 7 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। इंडियन पीनल कोड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट, फैमिली लॉ और आईपीसी। 7 और इन 7 विषयों में कुछ ऐसा, चूंकि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे या कुछ ऐसा बंटवारा नहीं है कि किस विषय से कितने सवाल आते हैं। तो हर्षित, क्या लगा आपको आपके पेपर में कि किस विषय से आपको लगभग कितने सवाल मिल रहे थे? देखिए, अगर हम लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये बेसिकली 7 सब्जेक्ट्स मेजर जो सब्सटेंटिव लॉ है वो है। तो उसमें अगर देखा जाए तो आईपीसी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, जूरिस्प्रूडेंस हो गया, इन 3 सब्जेक्ट का मेजर रोल होता है। लेकिन अगर हम एडमिशन के दृष्टिकोण से बात करें तो जो सबसे इसमें प्रमुख भूमिका होती है जूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ की होती है। क्योंकि बेसिकली देखा जाता है कि कोई भी जनरल प्रूडेंशियल लॉ स्टूडेंट बाकी सब्जेक्ट को अटेम्प्ट कर लेता है, लेकिन जहाँ दिक्कत आती है वो इंटरनेशनल लॉ और जूरिस्प्रूडेंस में। तो इसका मेरे हिसाब से इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपको अपना सिक्योर करना है एक सीट, तो आपको इन 2 सब्जेक्ट में फोकस करने की ज़रूरत है। हर्षित बता रहे हैं कि अगर पास करना है तो उन 3 विषयों से भी काम चलेगा, लेकिन आपको अगर रैंक लानी है तो इंटरनेशनल ध्यान जूरिस्प्रूडेंस पे, विधिशास्त्र पे और इंटरनेशनल लॉ पे देना है। प्रथम अगर एक एक विषय की हम बात कर लें, एक एक विषय की बात कर लें, तो पहला विषय जूरिस्प्रूडेंस की अगर बात करें तो एक जो लॉ ग्रेजुएट है, हो सकता है ये मुझे लगता हो, लेकिन शायद ऐसा है भी कि जूरिस्प्रूडेंस को लेकर के थोड़ा सा विषय को लेकर के थोड़ा नॉलेज बोलें या लोग उधर जाना कम चाहते हैं। ऐसा ही। तो कैसे करें अभी, क्योंकि समय बहुत कम है, जूरिस्प्रूडेंस को कैसे पढ़ें ताकि वो एग्जाम में कुछ हो सके, बेहतर हो सके? जूरिस्प्रूडेंस के लिए भैया मेरी जो एडवाइस रहेगी कि आप डायरेक्ट बुक को ना खोल के, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, सारे जितने भी एंट्रेंस होते हैं, बीएचयू, एलयू, आप अगर यूपी जुडिशरी के अगर पुराने क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको 4-5 टॉपिक मिलेंगे जहाँ से लार्जली क्वेश्चन वहीं से आते हैं। सोर्सेज ऑफ लॉ,
स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, पोजेशन ओनरशिप और राइट एंड ड्यूटी, जो आपको लार्जली यही मिलेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इसके पॉइंटर के नोट्स बना लें, स्कूल के नोट्स आप ऐसे बना सकते हैं कि आप पहले स्कूल लिखें, जैसे सपोज नेचुरल स्कूल, और उसके थिंकर का जब आप नोट्स बनाएं तो थिंकर का कोई बहुत इंपॉर्टेंट कोड जो क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसके अलावा उनकी कोई बहुत मेजर बुक जो बहुत अक्सर करके रिपीट होकर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो अगर आप इसके नोट्स बना लेंगे, बाकी आप जब दोबारा से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके नोट्स में फॉल नहीं कर रहे हैं, जो आपने टॉपिक के नोट्स बनाए, तो उसको आप रिवर्स में अपने पॉइंटर बना के नोट्स लिख सकते हैं। तो अपने नोट्स में एक स्पेस छोड़ें कि अब बाद में जो रिवर्स में स्टडी करके जो आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं उससे आप दोबारा से अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करेंगे और आप उसका मल्टीपल रिवीजन करेंगे। तो जूरिस्प्रूडेंस मुझे लग रहा है 10 में से 7 सवाल 8 सवाल आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि जितना मैंने ऑब्जर्व किया है जूरिस्प्रूडेंस का लेवल जो यूपी जुडिशरी का है वो डीयू के कंपेरिजन में बहुत कम है। ये जो एकदम और जो एलयू क्वेश्चन आते हैं वो यूपी जुडिशरी के लेवल के आते हैं। तो अगर आप यूपी जुडिशरी के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको जूरिस्प्रूडेंस में इतना इशू होगा। और जूरिस्प्रूडेंस में मैं एक बात ये ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, मुझे नहीं लगता कि कोई एक सिंगल बुक या मतलब किसी एक सिंगल सोर्स से हम सब कुछ कवर कर सकते हैं। तो एक अप्रोच ये हो सकता है कि हम किसी भी एक सोर्स से, जैसे जूरिस्प्रूडेंस को हम 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस वाला पार्ट हो गया, एक जो इंडिविजुअल टॉपिक्स है, राइट एंड ड्यूटीज, मोरालिटी हो गया। तो जो स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस हम किसी एक रेफरेंस बुक से बेसिक आइडियोलॉजी हर स्कूल की समझ लें, और जैसा कि प्रथम ने बताया उसके बाद उस आइडियोलॉजी को समझने पर जितने ज़्यादा हम एमसीक्यू सॉल्व कर सकें, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें हमें इंडिविजुअल क्वेश्चन पे भी फोकस करना पड़ेगा, हम सब कुछ पढ़ नहीं सकते किसी मैं हर्षित की बात थोड़ा आगे बढ़ना चाहूँगा कि हम लोग देखिए भैया सुनते आते हैं कि लॉ स्टैटिक सब्जेक्ट नहीं है, एवर फ्लोइंग है, अमेंडमेंट कल आ गया, अमेंडमेंट कोई रिसेंट केस लॉ आ गया। उसके बाद भी अगर आप कोई कॉम्पिटिशन का एग्जाम देखिए तो उसमें लार्जली जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टैटिक पार्ट से ही आते हैं। जो अगर लीडिंग केसेस आएंगे वो आपको एमसीक्यूज में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि आप जूरिस्प्रूडेंस अगर या फिर अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के लीडिंग केसेस देखते तो आप कहाँ से देखेंगे। तो अब क्योंकि समय बहुत कम है, मुझे लग रहा है 50-60 डेज होंगे इंटरनेशनल में, तो आप किसी से ये कहना कि कोई जाके आईपीसी की बुक पढ़े, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पढ़े, मुझे लग रहा है प्रैक्टिकल भी नहीं है और ये एडवाइजर भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये मैंने क्योंकि किया था और मैं लोगों को एडवाइस देना चाहूँगा कि जब आप आईपीसी क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आपने एक चैप्टर कर लिया सपोज प्राइवेट डिफेंस, तो आप प्राइवेट डिफेंस करने के बाद जब प्राइवेट डिफेंस के क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको उस क्वेश्चन में केस लॉ दिख जाएंगे, लीडिंग केसेस जो हैं। जैसे हम लोग में केस आया था प्राइवेट डिफेंस, मतलब प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अवेलेबल, ये क्वेश्चन सेम परीक्षा मंथन की बुक से कॉपी पेस्ट है। तो जब आप वो बुक से क्वेश्चन लगाएंगे तो आप उसका एक केस मैट अपना तैयार कर लें, एक 2 A4 शीट लें और जैसे सपोज मैंने के क्वेश्चन आपको जितने भी केस में एमसीक्यूज में दिख रहे हैं उसकी एक जगह लिस्ट बना लीजिए, और जब भी आप आईपीसी कॉन्स्टिट्यूशन जिस भी सब्जेक्ट का केस मैट है वो उसका जब आप रिवीजन करें तो आप साइड बाई साइड उस केस मैट को पढ़ लें। आप उसके फैक्ट की जानकारी जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि 50-60 दिन बाकी है। अभी आप फैक्ट अगर पढ़ने लग जाएंगे तो आपके लिए वो उतना समय आपके पास नहीं है। तो मुझे लगता है साइड बाय साइड क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अगर आप केस मैट बनाते रहना हर सब्जेक्ट का, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, जितने भी केस लॉस पूछे गए, क्योंकि करंट मुझे लगता है कि एलयू में एक भी क्वेश्चन मुझे करंट केस लॉस नहीं लिखा था। डीयू में जरूर 2-3 क्वेश्चन आते हैं बट वो मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा उसका वेटेज रहता है जब आप उसको बहुत ज़्यादा ध्यान। तो ये जो स्टूडेंट्स की बात हम लोगों ने करी और जो स्टूडेंट्स के जो आपने टॉपिक बताए, तो ऐसा उम्मीद करते हैं क्योंकि वो आपके जो पहले पेपर हुआ था उसमें भी कम बेस इसी सारे टॉपिक से आए थे। ऐसा नहीं कि पूरे जो स्टूडेंट्स से पूछा गया था, सेमेस्टर में हम लोग पढ़ते हैं तो ऐसे सेलेक्टेड पढ़ सकते हैं। सेलेक्टेड ही पढ़ें क्योंकि अगर आप पूरी बुक से सारे चैप्टर करने लगेंगे तो उससे क्वेश्चन एक तो आते भी नहीं। आप 4 से 5 टॉपिक सोर्स, पोजेशन ओनरशिप, लॉ की डेफिनेशन, जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन, राइट एंड ड्यूटी, अगर इतना आप कर ले जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप 10 में से 7 सवाल नहीं कर पाएंगे। 70% तो स्कूल से ही कवर हो जाता है। और आप ये जरूर करें कि जो किसी थिंकर की कोई बहुत अच्छी डेफिनेशन है या उसकी बुक का नाम अक्सर करके पूछा जाता है तो आप नोट्स में अपने को लिख लें और उसके बाद अगर उस थिंकर का कोई सेम कोड कोई दूसरा कोड जो आपके नोट्स में नहीं है और क्वेश्चन में पूछा गया तो आप उसको रिवर्स में आके अपने नोट्स में लिख लें तो आपका जूरिस्प्रूडेंस मुझे लगता है कवर होगा। जूरिस्प्रूडेंस के बाद जो एक दूसरा इसी के प्रकृति वाला विषय है इंटरनेशनल लॉ, और इंटरनेशनल लॉ भी थोड़ा सा उसका लिटरेचर थोड़ा कम मिला है या जो भी है बड़ा कठिन भाषा में लिखा हुआ है, तो अपने सेमेस्टर में लोग थोड़ा लापरवाही करते हैं उस चीज़ को पढ़ने में। कैसे सवाल आते हैं इंटरनेशनल लॉ को लेकर के अगर बात करें तो? इंटरनेशनल लॉ में मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादातर जो एरिया कवर करता है वो यूएन चार्टर और आईसीजे का स्टैट्यूट कवर करता है। यूएन चार्टर और आईसीजे, और उसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं वो जो लीडिंग कन्वेंशन हैं जैसे यूडीएचआर हो गया, आईसीसीपीआर हो गया, उसकी इफेक्टिव डेट यूडीएचआर कब इनकॉर्पोरेट हुआ, उसके अलावा जेनेवा कन्वेंशन जो 4 तरह के जेनेवा कन्वेंशन है वो जेनेवा कन्वेंशन किस किस टॉपिक से रिलेटेड है, और जेनोसाइड कन्वेंशन
आपका वीना कन्वेंशन ऑफ लॉ ट्रीटी, इंटरनेशनल लॉ कमीशन, ये क्वेश्चन आपको यूपी जुडिशरी के प्रीवियस ईयर में दिख जाएंगे। और अगर ये वहाँ क्वेश्चन है तो आप ये समझिए कि पूरी प्रोबेबिलिटी है इसकी एलयू में पूछे जाने की, अगर ये यूपी जुडिशरी में पूछे। एलयू और बीएचयू में बेसिकली ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो जुडिशरी थोड़ा ड्यू में जाके इंटरनेशनल लॉ का जो स्कोप होता है वो बढ़ जाता है। ड्यू में आप ये समझ लीजिए, मैं आपको रोकना चाहूँगा, ड्यू में आप ये समझ लीजिए कि इंटरनेशनल कन्वेंशन आपके जितने भी हैं, आपका वीना कन्वेंशन ऑफ लॉ ट्रीटी, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, ट्रीटी अगेंस्ट नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, तो जितना मैंने प्रिपरेशन की थी लगभग 15 से 20 इंटरनेशनल कन्वेंशन वो पूछते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और वो केस लॉस पे भी ज़्यादा फोकस करते हैं। केस लॉ पे फोकस करते हैं। एलयू का क्या है कि अगर आपने यूडीएचआर, आईसीसीपीआर और कल्चरल एंड पॉलिटिकल राइट वाला कन्वेंशन, इन तीनों को मिला के इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट बोलते हैं, इन तीनों को मिला के, तो अगर इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट जो 3 है इनकी इफेक्टिव ईयर कब ये साइन हुए, उसके बाद जेनोसाइड कन्वेंशन, जेनेवा कन्वेंशन, इतना अगर आप कर लेते हैं प्लस आप यूएन चार्टर प्लस आईसीजे, तो मुझे नहीं लगता। और केस लॉ इंटरनेशनल की बात है ना, वो जो केस लॉ पूछे गए आप उतना ही कर लें तो सफिशिएंट है, क्योंकि अगर आप बुक खोलेंगे अपनी बुक में केस लॉ ढूंढेंगे तो वो प्रैक्टिकल नहीं है, आप सिर्फ सिर्फ यूएन चार्टर पढ़िए और केस लॉ जो पूछे गए, सपोज अगर कोई केस लॉ पूछा गया है तो उसके 4 ऑप्शन दिए गए, तो आप वो केस लॉ के अलावा 4 ऑप्शन ही पढ़ लीजिए। 4 ऑप्शन तो अगर आप वो 5 केस लॉ आपके प्रिपेयर हो जाएंगे तो आप उसका केस मैट जरूर बनाइए साइड बाई साइड, 1 A4 2 A4 में, तो उसका जब आप रिवीजन करेंगे मिनट पर, तो मुझे लगता है इंटरनेशनल लॉ में भी आप अच्छा स्कोर कर बेसिकली पाएंगे। इंटरनेशनल के साथ भी यही है कि आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, इंक्लूडिंग वही यूएन चार्टर और आईसीजे। और बुक में भी किसी और इंटरनेशनल में कुछ टॉपिक हैं जो बुक से आ सकते हैं, एक तो स्टेट रिकॉग्निशन, स्टेट सक्सेशन, इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ। तो हम लोग के में एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, अगर मैं बताना चाहूँ कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पहला अरेस्ट वारंट कब इशू किया था, पहला अरेस्ट वारंट कब इशू किया था। और ये क्वेश्चन अगर कोई देखेगा तो उसको लगेगा ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, बट मैं बताना चाहूँगा ये यूपी जुडिशरी का ही क्वेश्चन है और ये आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा। तो ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे लगता नहीं कि प्रीवियस ईयर से ना आया जो खुद की फ्रेम्ड क्वेश्चन हुआ, अपार्ट फ्रॉम 10-15 क्वेश्चन जो होगा, तो मुझे लगता है प्रीवियस ईयर अगर आप सॉल्व करेंगे, स्पेशली यूपी जुडिशरी पे ज़्यादा एम्फेसिस करके, तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल भी आपका अच्छा करोगे। और ज़्यादा पूरा अगर कवर करना चाहते हैं तो उसके लिए रुकें, उसके लिए पूरी बुक मैं नहीं रिकमेंड करूँगा अभी, क्योंकि आपको 7 सब्जेक्ट करने हैं और और समय भी कम है, और प्लस इंटरनेशनल की अगर आप बुक देखेंगे तो एस के कपूर, एच अग्रवाल, तो इतनी मोटी मोटी बुकें हैं। और प्लस मुझे लगता है एक प्रिपरेशन प्रपोर्शन में होनी चाहिए कि जितना सब्जेक्ट का वेटेज है, 10 क्वेश्चन अगर आपके फैमिली लॉ से आ रहे हैं, 10 आपके कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहे हैं, तो आप फैमिली पहले प्रिपेयर करिए, क्योंकि फैमिली कम समय में हो जाएगा और 10 क्वेश्चन का वेटेज है, क्योंकि क्वेश्चन ईजी हो चुका है, मार्क्स तो आपको एक ही दे रहा है ना। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि बहुत बड़ा है, अगर आपने अभी तक नहीं प्रिपेयर किया, जिसका प्रिपेयर है उसके लिए वेरी गुड, तो आप प्रपोर्शन में तैयारी करिए, जहाँ से अगर आपको कम पढ़ के ज़्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आप वो पहले अल्टीमेटली आपको एक सीट सिक्योर करनी है, उसके लिए फिर नॉलेज के लिए तो बहुत टाइम है। सही है, तो पढ़ने के लिए तो उम्र ही निकालना। और यहाँ पे एक चीज़ का लाभ आपसे बात करने का मेरा ये भी है, जो भी लोग इसको देखेंगे, जो भी लोग इसको देख रहे हैं, उनका लाभ ये भी है कि 3-4 विश्वविद्यालय के आप सभी अपने एंट्रेंस दिए हैं और आप उसका निचोड़ बता सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ का जो सवाल है उसका स्तर कैसे कैसे अलग अलग विश्वविद्यालय में जटिल होता जा रहा है या सरल होता जा रहा है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो जो यहाँ का है पैटर्न है वो थोड़ा सा आसान ही है। कंपैरेटिवली डीयू एंड बीएचयू, अगर आप सिंपल की एलेवन गाइड लेंगे और उससे इंटरनेशनल लॉ के जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चन आप लगाएंगे, तो मुझे लगता है यूपी के लगाने के बाद उसमें शायद 10 में 2 सवाल लगा। और ये मैं बहुत कन्विक्शन के साथ ही बात कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ खुद ये हुआ। तो आपको लगेगा कि आपने अभी तक तैयारी की है और तो आपको हो सकता है कि आपको लगेगा आपकी तैयारी का आपको संशय हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वहाँ जो जूरिस्प्रूडेंस का लेवल है वो यहाँ से मतलब मुझे लगा काफ़ी आगे है। तो अगर आप वहाँ के सवाल लगा के उसमें जो मेन टॉपिक है उसको रिवर्स में आके अपने नोट्स में लिख लेते हैं, जैसे मेरे जूरिस्प्रूडेंस के 30-40 पेजेस के नोट्स, मुझे लगता है कि वो मोर देन सफिशिएंट है। तो उतना अगर आप वहाँ से इनकॉर्पोरेट करके रिवर्स अपना पढ़ लेते हैं तो आपका मुझे लगता है 10 में 10 सवाल भी जूरिस्प्रूडेंस से कोई बहुत बड़ी बात नहीं जा पाती। ये दो विषयों के बातें हमने की, जूरिस्प्रूडेंस की और इंटरनेशनल लॉ की। इसके बाद जो अगला विषय है जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट में कैसे सवाल, जनरल कॉन्ट्रैक्ट से, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से, डेफिनेशन से कहाँ से ज़्यादा सवाल आते हैं? ज़्यादा सवाल तो भैया जनरल कॉन्ट्रैक्ट से आते हैं, ज़्यादा सवाल जनरल कॉन्ट्रैक्ट से आते हैं। और किस प्रकार के सवाल, मतलब सीधे सेक्शन से सवाल या अंदर जाके? अभी जैसे हम लोगों ने जूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल की बात की, तो ये बेयर बेस्ड सब्जेक्ट है। जो भी बेयर बेस्ड सब्जेक्ट है उसमें मोस्टली क्वेश्चन हैं वो बेयर से ही आते हैं। तो अगर आप बेयर कर लेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक प्रॉब्लम ये है मुझे लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट के जो केसेस हैं वो इंडिया के कम बाहर के ज़्यादा है। तो ये मुझे लगता है कि उसके लिए अगेन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप प्रीवियस की क्वेश्चन देखेंगे जब किसी भी एलएलएम के, सिंघल की गाइड हो गई, परीक्षा मंथन हो गया या उपनीत पाठ की बुक हो गई, तो उसमें जो केस दिए हुए हैं आप उसको एज इट इज, जैसे प्रपोजल में कोई केस आपको मिला तो आप प्रपोजल हेडिंग डाल के लाइन से केस लिखते चले, जितने भी आपको एमसीक्यूज देखना है उसके आप फैक्ट पढ़ने की कोशिश अभी ना करें। एटलीस्ट अगर आपको लगता है जिज्ञासावश आपको अगर पढ़ना पड़ता तो आप पढ़ लें, लेकिन मैं नहीं रिकमेंड करूँगा अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है।
कुछ लोग होंगे जिनकी अभी तक प्रिपरेशन अच्छी होगी तो वो जरूर पढ़ सकते हैं। तो अगर आप रिवर्स में वो केस लॉ लिख लेंगे तो आप एक बार के दिन में अगर उसको पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि वो केस लॉ कवर हो जाएगा, क्योंकि केस लॉ कॉन्ट्रैक्ट में अच्छा खासा एरिया कवर करता है। कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप बेयर राइट और केस लॉस कवर कर दें तो हमको नहीं लगता किसी बुक और केस लॉ वो इंडियन कम फॉरेन केस लॉ ज़्यादा होते हैं, तो वो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आपको केस लॉ आपने सुना ही नहीं नाम उसका पूरे अपने LLB कोर्स में, लेकिन वो अगर आपको सपोज अगर आप सिंघल की गाइड से क्वेश्चन लगा देते हैं क्योंकि DU के स्तर के और BHU के स्तर के क्वेश्चन दिए रहते हैं तो वो आपके HU के लिए बहुत आसानी से आपको हेल्प करेगा। हर्षित, जब आपने इंट्रेंस दिया, एग्ज़ाम दिया, तो उस समय कॉन्ट्रैक्ट के जो सवाल आए उसमें से कोई सवाल यदि आपको याद हो तो प्रथम अगर कोई सवाल ऐसा याद आ रहा हो कॉन्ट्रैक्ट का सवाल या केस का सवाल कुछ भी ऐसा? एक तो डेफिनेशन क्लॉज से क्वेश्चन था, डेफिनेशन क्लॉज से क्वेश्चन आए थे और एक डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन से क्वेश्चन था, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन से था, केस था केस में मुझे याद नहीं। अच्छा, कोई नहीं। तो ऐसे सवाल मतलब कॉन्ट्रैक्ट के आते हैं और केस आप कई बार बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है केस कि कॉन्ट्रैक्ट में केस आते हैं, कायदे से पढ़ना है। कॉन्ट्रैक्ट केस आते हैं और कॉन्ट्रैक्ट में अब क्योंकि अगर हो सकता है पिछली बार ना आए इसका मतलब ये नहीं कि अगली बार नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप जुडिशरी का भी पेपर देते हैं तो 50-50 60-40 रहता है, बट केस लॉ है क्लासिक जो एकदम एक उनके पास क्वेश्चन बैंक है वहीं से वो रिपीटेडली पूछते हैं, तो आपको उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि कोई रिसेंट केस लॉ पढ़ना है। और जो भी कॉन्ट्रैक्ट के ऐसे बड़े डिसाइडेड केसेज हैं वो एक तरीके से स्थापित विधि है, वो आज तक हमारे लिए एक एस्टेब्लिश लॉ की तरह काम कर रहे हैं, उसको रोज रोज बदला नहीं गया है। जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो उसमें कोई इतना परिवर्तन होने वाली चीज़ नहीं है। और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह मैं बोलना चाहूँगा कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट को एकदम छोड़े ना, उसके लिए आप जो सिलेक्टेड टॉपिक सिलेक्टेड क्वेश्चंस जैसे आते हैं इंडेमनिटी का सेक्शन, गारंटी, कंटिन्यूइंग गारंटी और एजेंट कहाँ दिया हुआ है। जैसे मैं एक क्वेश्चन बताना चाहूँगा, हम लोग के में क्वेश्चन आया था कॉन्ट्रैक्ट में डेल कैटर एजेंट, डेल कैटर एजेंट क्वेश्चन था, मुझे लग रहा है मेरे बैचमेट ज़्यादातर लोगों ने क्वेश्चन गलत किया, जबकि अगर बाद में सबने जाके चेक किया वो क्वेश्चन रिपीटेड ही था, वो यूपी जुडिशरी में क्वेश्चन पूछा गया है डेल कैटर एजेंट। तो वो मुझे लगता है कि जो इस तरह के क्वेश्चन हो गए कॉन्ट्रैक्ट 2 केस स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के, वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज़्यादा देखें। और कॉन्ट्रैक्ट 1 का तो बेयर आपको 1 से लेके 75 तक है, तो 75 तक तो आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए। और यहाँ पे जो सेकंड वाला है उसमें इंडेमनिटी गारंटी, एजेंसी हो गया आपका, कंटिन्यूइंग गारंटी, एजेंट के टाइप्स, इतना आपको पता होना चाहिए और इससे 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। मतलब पूरा अगर याद नहीं कर सकते हैं तो मेजर टॉपिक जो हो गया 10 से 15 सेक्शन अगर आप हटा के एक पेज पे लिख के भी याद कर लेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट है, उतना ही करना चाहिए। और इधर वाले पोर्शन में ज़्यादा केस लॉस पे ज़्यादा ध्यान, केस लॉ पे ज़्यादा इधर वाले पे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक दो केस पूछते तो पूछ लेते नहीं थे उसका कोई वेटेज। मतलब जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट वाला पोर्शन है उसमें आपको बैरेक्ट के साथ में केस लॉस को खूब कायदे से पढ़ना है, ढेर सारे केसेस वहाँ पे आपको तैयार करके आने। बाकी जो आपका कॉन्ट्रैक्ट सेकंड वाला पोर्शन है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वाला है, वहाँ पे अगर आप धाराओं को सीधे सीधे पढ़ के आते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पे है, किन धाराओं में है, और जैसा प्रथम बता रहे हैं, हर्षित बता रहे हैं कि पुराने पेपर देखिए और वहाँ से आपको जो केस लॉस रिपीटेड हैं, कई बार आए हैं, उनको एक जहाँ पे लिस्ट बना करके रखिए, एक केस में होना अलग से बना, वो अगर आप रोज देख रहे हैं, अगले दिन देख रहे हैं तो वो तैयार हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। अगला विषय IPC, और एक बार तैयारी करने वाला हर आदमी सोच रहा होगा कि 511 धाराएँ हैं, कैसे करेंगे, मोटी मोटी किताबें हैं, बिल्लई हुई, ऐसे मिश्रा हुई, इसके बाद जो किताब हो, तो कैसे होगा इतने कम समय में ये IPC वाला पोर्शन कैसे करना है? IPC का भैया मुझे जो लगता है जो इंपॉर्टेंट सेक्शन IPC के हैं वो सेक्शन 299 से 511 और 1 से लेके 120B जो क्रिमिनल कंस्पिरेसी आता है, जनरल एक्सेप्शन वाला पोर्शन हो गया, तो इतना तो आपको बेयर से करना ही करना है। और IPC के लिए भी मैं वही रिकमेंड करूँगा कि आप केस लॉ पर ज़्यादा ना भागें, क्योंकि IPC का इतना बड़ा बेयर है कि ज़्यादातर क्वेश्चन बेयर से ही आते हैं, और केस लॉ वही जो ट्रेडिशनल केस लॉज हैं आपके मर्डर में R वर्सेस गोविंदा, R वर्सेस प्रिंस, तो वही एकदम लीडिंग केसेस आते हैं। और एक मैं सुझाव देना चाहूँगा जो मैंने किया है, जो मुझे लगता है काफ़ी हेल्प किया मुझे, कि जब आप 299 से 511 जाते हैं तो आप किसी ऑफेंस की जब डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें कुछ वर्ड आते हैं जो जनरल एक्सप्लेनेशन में डिफाइन, जैसे अगर आप थेफ्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे whoever intending to take dishonesty, तो जब आप डिसऑनेस्टी आए तो सेक्शन 24 वहीं पे एरो करके लिखिए, उसी बेयर की डेफिनेशन डिसऑनेस्टी, और उसके बाद फिर कोई इंजरी, इलीगल आपको 44 में दिया हुआ है, मूवेबल प्रॉपर्टी 22 में दिया हुआ है। तो इससे क्या होगा कि जब आप ऑफेंस की डेफिनेशन पढ़ रहे हो, एक तो आपको जनरल एक्सप्लेनेशन का वो सेक्शन भी याद होगा, आपका पहले के सेक्शन भी आपको याद होते रहेंगे, और वो डेफिनेशन भी आपको आसानी से समझ में आएगी। जब डेफिनेशन में डिसऑनेस्टी का उपयोग किया गया है तो जब आपको पता होगा डिसऑनेस्टी का मतलब क्या है तो आपको उस डेफिनेशन को समझने में आसानी होगी, और पीछे के सेक्शन भी याद होगा। और इस बार हमको लगता है 2 से 3 क्वेश्चन जनरल एक्सप्लेनेशन से पैटर्न बदला है, वो पर्सन कहाँ डिफाइन है,
हाँ। और नंबर कहाँ, जेंडर Court का of डिफाइन, ये justice। तक पूछ लेता है, कोर्ट ऑफ जस्टिस, पब्लिक सर्वेंट। तो ये मुझे लगता है कि जब आप 299 से 511 जाएंगे तो उसमें ही आप एटलीस्ट 10 से 15 सेक्शन इधर के भी प्रिपेयर कर लेंगे साइड बाई साइड। तो ये मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज़ है जो लोग मिस करते हैं, और ये पढ़ने में आपको हेल्प भी करेगा, वो ऑफेंस समझने में भी हेल्प करेगा। जब आप एक्सटॉर्शन डेफिनेशन पढ़ेंगे, whoever intentionally puts any person in fear of any injury, तो इंजरी मुझे लगता है लोग फिजिकल इंजरी से समझते हैं, बट जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे इंजरी की तो उसमें बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी, तो ये चीज़ आपको उसका सेक्शन याद हो जाएगा इंजरी का, सेक्शन 44, और आपको उस एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन समझने में भी आसानी मिलेगी। तो मैं यही कहूँगा, पहले 299 से 511 करें, उसके बाद 100 से 120 भी करें, उसके बाद जो बीच का जो सेक्शंस आते हैं, जो आपका तो वो जितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे 292 विजिलेंस रूल जिसमें है, उसके अलावा आपका जो वेजिंग वॉर, सेडिशन, इस पे आपका जो लीडिंग केसेस हैं, तो वो आपको प्रीवियस ईयर, ये आप एकदम प्रीवियस ईयर पे रिलाई कर सकते हैं। 299 से 511 और 1 से लेके 120 भी इतना आपको देर से करना ही करना है, चाहे उसके सवाल प्रीवियस ईयर में आए हो चला है, क्योंकि वो आगे आ सकते हैं, मेजर रोल प्ले मेजर। लेकिन जो बीच के क्वेश्चन है उस पर आप प्रीवियस ईयर पे रिलाई कर सकते हैं, और वो मुझे लगता है कि इतना आपके लिए सफिशिएंट है। सवालों के हिसाब से अगर बात करें, जो आपको सवाल पिछले वर्ष में मिले थे, तो ज़्यादा सवाल आपको ये डेफिनीशन, पनिशमेंट और इधर अबेटमेंट और कॉन्स्पिरेसी वाले मिले थे, या ज़्यादा सवाल इधर से आए थे, अगेंस्ट बॉडी, अगेंस्ट प्रॉपर्टी? भाई 299 से 511 ज़्यादा था। लेकिन जनरल एक्सप्रेशन से क्वेश्चन था, जैसे प्राइवेट डिफेंस से क्वेश्चन था, देयर इज नो प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, और ये मैंने बताया इससे पहले भी, मैं बता रहा था कि ये भी क्वेश्चन रिपीटेड ही है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रामस्वरूप प्रदेश। इसमें भी अगर हम और फिल्टर आउट करना चाहें तो 76 से 106 और फिर उधर 299 से 511। मुझे लगता है ना कि अगर आप 299 से 511 करेंगे तो आपका टाइम टेकिंग है, वो आपको समय लेगा आपको बेयर की डेफिनेशन समझने में, इलस्ट्रेशन समझने में। लेकिन जब आप जनरल एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो वो आपको पता है कि इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी होगी। अगर एक दो डेफिनेशन अगर हटा दें, जैसे पब्लिक सर्वेंट हो गया या फ्रॉडुलेंट हो गया, डिसऑनेस्टी हो गया, तो मुझे नहीं लगता है कोई उसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम किसी डेफिनेशन में होती है। एक क्वेश्चन मैं बताना चाहूँगा कि बेयर कि किस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं पेपर लगा रहा था, उसमें डिसऑनेस्टी उन्होंने पूछा था कि डिसऑनेस्टी का मतलब क्या होता है। तो दो ऑप्शन इतने कंफ्यूजिंग थे, रॉन्गफुल लॉस एंड रॉन्गफुल गेन, एंड रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन। और ये क्वेश्चन भैया मैंने उस टाइम जब मैं लगा रहा था तब मेरी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी, मैंने क्वेश्चन गलत किया था। तो एंड और से भी वो लोग कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। तो बेयर जब आप पढ़ें तो बेयर की डेफिनेशन पे अच्छे से ध्यान दें, और बड़े कई बार वर्ड प्ले बड़ा अच्छा करते हैं, वो तो बड़ी दिक्कत होती है। तो ये मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए अच्छे से। ये इधर एड लगा के कंफ्यूज कर देते हैं, मतलब बिल्कुल। और एंड ये क्वेश्चन क्योंकि मेरा खुद की प्रिपरेशन में मुझसे गलत हुआ था, तो मुझे आज तक याद है, और इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं। और केसेस का देखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं, मर्डर पढ़ रहे हैं, तो वही केसेस हैं, आर वर्सेस गोविंदा, ज़्यादा से ज़्यादा आर वर्सेस गोविंदा के जज का नाम पूछ लेंगे, जज का। तो अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता चल जाएगा मेलविन जे का जजमेंट है वो, तो आप उसको भी लिख लें जहाँ अपना केस मेट बना के चल रहे हैं। उसके अलावा आर वर्सेस गोविंदा को किस केस में फॉलो किया गया, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पुनैया वाले केस में, तो ये सब आप जब प्रीवियस से लगाएंगे तो आप अपना केस मेट जरूर बनाए, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। साइड बाय साइड आप जैसे, और क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने हैं तो बशर्ते आईपीसी पूरा पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगाने के, आप चैप्टर के साथ साथ क्वेश्चन लगाएंगे। आप जिधर हो रहा है उधर का एमसीक्यू, हाँ, बाद में तो आप लगाएंगे, लेकिन एक बार पहले जब आप लगाते चलेंगे तो आपको बेयर की डेफिनेशन से कुछ चीज़ आप मिस कर देते हैं, तो वो आपको क्वेश्चन के थ्रू आपको पता चल जाएंगे, और फिर आप क्या पढ़ना है क्या नहीं। हाँ, तो आपकी फिर गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। और ये मान के चले कि ये आईपीसी में अगर आप इंडेक्स पढ़ रहे हैं, केवल इंडेक्स पढ़ के आ रहे हैं, तो थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि जैसा आप लोगों ने बताया कि बिल्कुल अंदर जा करके और डेफिनेशन में कोई चीज़ छोड़ करके वो ऑफ और जैसी चीज़ें भी पूछ रहे हैं, तो वो बिना कायदे से पढ़े। इंडेक्स का भैया मैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए इंडेक्स रिकमेंड नहीं करूँगा, किसी भी सब्जेक्ट, क्योंकि आप इंडेक्स से आप मुझे नहीं लगता कोई एग्जाम निकाल सकते हैं। वो बात करने के लिए अच्छा रहता है कि आप इंडेक्स से रिवीजन कर लें, लेकिन जब तक एक सेक्शन के पीछे भी आपकी स्टोरी नहीं होती, आप देख लेंगे 299 में मर्डर है, बट वो मर्डर नहीं पूछा कहाँ डिफाइन है, यूजली आप उतना नहीं, वो अंदर के सेक्शन से पूछेंगे, अंदर एक्सप्लेनेशन उसके कितने दिए हों, उसके एक्सेप्शंस कितने हैं, तो आप उसका रिवीजन के लिए कर्सरी उसमें जरूर देख सकते हैं, बट आप पूरा प्रिपरेशन ये यूएन चार्टर वाला नहीं है, यूएन चार्टर का है सवाल, कभी कभी शायद आया हुआ है सीधे सेक्शन से, आर्टिकल से। और एक चीज़ मैं और रिकमेंड करना चाहूँगा भैया, जब आप पढ़ना स्टार्ट करें तो जैसे चैप्टर है, चैप्टर 16 ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, तो आप उसको डिफाइन कर लेंगे चैप्टर के अंदर जो सब क्लासिफिकेशन है, जैसे 299 से 311 ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन लाइफ, फिर 312 से 318 मिसकैरेज, फिर 390 से 338 हर्ट, फिर 339 से 348 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल स्टेन, इसके बाद फिर फोर्स,
तो अगर आप जो अंदर सब क्लासिफिकेशन वो बेयर में है, आपको और बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसके थ्रू जब आप सेक्शन याद करेंगे तो वो 11 सेक्शन याद करना आपके लिए आसान है। आप अपना टारगेट बनाएंगे कि आज मैं 299 से 311 अभी कंप्लीट करूँगा 1 घंटे में। उसके बाद फिर आप मिसकैरेज वाले सेक्शन, उसके बाद फिर हाइट वाले सेक्शन। तो ये मुझे लगता है कि जो छोटे छोटे टारगेट होते हैं वो आपको आईपीसी ने प्रोवाइड कर रखे हैं, तो उसके थ्रू जब आप जाएंगे तो मुझे लगता है कि एक ये अच्छा तरीका है आईपीसी के साथ एक प्लस पॉइंट है जो सेक्शन डिवाइडेड में वेरिएशन नहीं है, एक तरह की चीजें एक साथ, ये इसमें प्लस पॉइंट है। आप डिवाइड कर सकते हैं, आप डिवाइड कर सकते हैं उसको। ये आईपीसी की ड्राफ्टिंग अच्छी है, मैकाले को से तो आईपीसी की बात, आईपीसी में कुछ बच रहा है कि हम लोग आगे आईपीसी मुझे काफ़ी। आईपीसी के बाद एक विषय आसान सा दिखने वाला लेकिन कठिन विषय है डॉट। डॉट में सवाल जो आप लोगों ने एग्ज़ाम दिए थे और कई सारे एग्ज़ाम जहाँ भी दिए आपने, और उसकी तुलना में और एलयू की अगर बात करें तो डॉट का जो यहाँ पे है वो क्या केस बेस्ड सवाल है या केस और लीगल मैक्सिमम भी मेजर रोल प्ले करते हैं। कैसे कुछ सवाल को याद आ रहा हो आपको, या फिर कुछ बताइए अपने अनुभव से कैसे रहा था डॉट का पेपर, डॉट वाला पोर्शन कैसा रहा था? डॉट का पेपर मैंने भी 2-3 जगह का एंट्रेंस दिया है, तो मुझे लगता है कि एलयू का लेवल डॉट में बाकी जगह से थोड़ी ईजी, लेकिन डॉट के साथ भी सेम चीज़ है जो कॉन्ट्रैक्ट के साथ है कि केस तो यहाँ पे फॉरेन केस है यूजुअली। अब 100 भाग्य होती है केस अगर आप हटा दें या 1-2 केस और अगर आप हटा दें, जम्मू कश्मीर वाला केस है तो हाँ टीम्स वाला, तो उसके अलावा मुझे लगता है फॉरेन केस यहाँ पे भी ज़्यादा है। तो उसके लिए मैं अगेन रिकमेंड करूँगा, आपको कुछ केस ऐसे आपको बुक में भी नहीं मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज लगाइए और आप 4-5 सेलेक्टेड टॉपिक हैं, जैसे आपका असॉल्ट हो गया, बैटरी हो गया, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन हो गया, डिफेमेशन हो गया, इनकी डॉट की डेफिनेशन को भी ट्रेसपास है। हाँ, तो इसमें क्वेश्चन जो आते हैं कि ट्रेसपास डिफाइन किया है, विनफील्ड ने कैसे डिफाइन किया है, और डॉट की डेफिनेशन तो विनफील्ड, सालमन, और एक डॉट की डेफिनेशन है लिमिटेशन एक्ट में भी दी हुई है, इसी एक्ट में दी हुई है। हाँ, तो अगर आप वहाँ से डेफिनेशन ही कवर कर लें, उसके बाद जो ऑफेंस, जैसे आप मैलिशियस प्रोसिक्यूशन पढ़ रहे हैं तो उसके लीडिंग केस लॉस और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन को किसी थिंकर ने कैसे डिफाइन किया। तो अगर मैंने जेएन पांडे की बुक रिफर की थी, अगर आप जेएन पांडे की बुक से रिफर करेंगे तो आपको देखेंगे वो स्टार्टिंग में 1-2 कोड दे देते हैं जो अच्छे थिंकर है, किसी बड़े थिंकर के, तो आप उतना पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है वो सफिशिएंट होगा। मतलब वो जो टॉपिक है उसकी डेफिनेशन किसने दी है और उस पर जो बड़े केस लॉस और बड़े केस लॉस भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता चलेगा कि अच्छा, क्योंकि आप बुक से अगर पढ़ेंगे तो आपको नहीं पता होगा ये इंपॉर्टेंट है कि ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो जब आप क्वेश्चन में आपको लगेगा कि रिपीटेडली ये वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसका फिर से मतलब ये नहीं कि जो केस लॉ आपको याद हो गया वो आप समझिए कि मैं एक सुझाव देना चाहूँगा लोगों को कि मैंने तैयारी शुरू करने से पहले प्रीवियस ईयर पेपर सिर्फ पढ़े थे, मैंने उनको सॉल्व नहीं किया था। सिर्फ पढ़ने के बाद क्या होता है, जब आपने सपोज आईपीसी क्वेश्चन पढ़ लिए तो उसके बाद जब आप बेयर पढ़ते हैं तो आपको पता होता है कि अच्छा यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा होगा, आप फिल्टर आउट करने में आपको खुद पता चल जाता है अच्छा ये पोर्शन ऐसे हैं जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। तो वो मुझे लगता है कि अगर आप डॉट हो गया, जूरिस्प्रूडेंस हो गया, इसकी तैयारी स्टार्ट करने से पहले एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ें, तो आपको अपने आप एक आइडिया लग जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। जैसे डॉट की बुक में मुझे लगता है आधी बुक ऐसी है जो एग्जाम एटलीस्ट प्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नहीं आता, सेम जूरिस्प्रूडेंस में भी कि आधी बुक आपको नहीं पढ़नी। तो वो मुझे लगता है कि जो 4-5 सिलेक्टेड टॉपिक हैं उसके आप नोट्स बना लें। बाकी डॉट, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल, इसके जो केस लॉस हैं इसकी लार्जली स्टडी आपकी होगी, वो रिवर्स स्टडी ही होगी। केस लॉस जितने पूछे गए हैं वो आप रिवर्स में अपने लिखते जाइए, केस मैट जरूर बनाइए, 1-2 A4 निकाल के अपना उसके मल्टीपल रिवीजन करिए तो आपकी क्वेश्चन गलत है। हर्षद, फैमिली लॉ का जो विषय है, फैमिली लॉ, इसमें दोनों हिस्सों से सवाल आते हैं, हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ से, दोनों से? हाँ, सवाल तो दोनों हिस्सों से आते हैं, सिलेबस का पार्ट दोनों है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो हमारा 70 से 80% होता है वो हिंदू लॉ से ही कवर होता है। हाँ, उसमें हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, सक्सेशन एक्ट हो गया, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट हो गया, तो इनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो चूंकि ये बेयर एक्ट बेस्ड सब्जेक्ट है तो अगर हम बेयर एक्ट रेफर कर देते हैं तो हमें नहीं लगता इसमें प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि केस लॉ का मुझे नहीं लगता इतना मेजर रूल होता है हिंदू लॉ में। कैसे सवाल आपको मिले, आपने अलग अलग जगहों पर एग्जाम दिया और सारे का निचोड़ क्या है? हिंदू लॉ की बात करें, अगर फैमिली लॉ में हिंदू लॉ की बात करें खास, तो कैसे सवाल आते हैं? एक फैमिली लॉ से मुझे लग रहा प्रॉब्लम ये है कि यूपी जुडिशरी में फैमिली लॉ आता नहीं जी, तो सवाल ढूंढने में तो इसके सवाल ढूंढने में दिक्कत होती है। तो मैंने तो जो गाइड्स रेफर की थी उसके साथ मैंने बिहार और झारखंड की प्रीवियस ईयर ली, क्योंकि मुझे लगता है आप क्वेश्चन वो सॉल्व करिए जो कहीं कमीशन में पूछ रहे हैं, क्योंकि उसकी एक वैल्यू होती है जो फ्रेम्ड क्वेश्चन, जो गाइड बना के कुछ फ्रेम्ड क्वेश्चन होते हैं, वो मुझे लगता नहीं कि वो एज इट इज आते हैं, या फिर वो मुझे लगता है उसका वेटेज इतना रहता नहीं। तो मैंने उसके लिए बिहार और झारखंड का पेपर रेफर किया था। क्वेश्चंस का लेवल मुझे लगता है कि अगेन एलयू में डीयू और उसके कंपैरिजन मुझे लगता है थोड़ा यूनिस का रहता है, उतना ज़्यादा टफ नहीं आता है। और बीएचयू और डीयू मैंने देखा है कि वो मुस्लिम लॉ पर पूछते हैं,
मतलब वो एलयू से बहुत ज़्यादा पूछते हैं और मुस्लिम लॉ में वो काफ़ी अंदर के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सब पूछते हैं, लेकिन मुस्लिम लॉ में बेयर नहीं है। लेकिन उसके बाद में 2-3 बेयर हैं, एक आपका डिसोल्यूशन मुस्लिम मैरिज एक्ट हो गया और 1860 शाबानो केस के बाद जो एक्ट आया था, इवन उसके तक सेक्शन पूछे गए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो और दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्पेशल मैरिज एक्ट के क्वेश्चन भी आते हैं। और यहाँ के लिए राहत की बात यह है कि यहाँ पे आप अगर हिंदू मैरिज एक्ट का बेयर कर लेंगे, बेयर विथ अमेंडमेंट, जैसे अगर कोई स्पेशल ग्राउंड वुमेन के ऐड हुए हैं, डिवोर्स के किस अमेंडमेंट्स ऐड हुए हैं, और उसके अलावा अगर कहीं पे पनिशमेंट दे रखी है, कहीं पे अगर ऐसा दे रखा है कि वुमेन अपने प्लेस में सू कर सकती है, तो शायद ही किसी अमेंडमेंट ऐड हुआ है, अगर 2003 या 2001 अमेंडमेंट अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आप देखेंगे कि उस सेक्शन में अमेंडमेंट हुआ तो किस ईयर में हुआ, उस तरह के सेक्शन याद करें कि सेक्शन हिंदू मैरिज एक्ट में शायद 30 सेक्शन है, तो मुझे लगता है ये एक दिन में आप 30 सेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आप जो एकदम ट्रेडिशनल केस लॉज आते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन के केस में हम लोग में आया था, पूछा था अश्विनी कुमार का केस पूछा था, सेक्शन 8 या 9 पे बेस्ड है वो। उसके अलावा डुअलिटी से क्वेश्चन आ सकते हैं, विनीता शर्मा वाला केस पूछा था। तो हिंदू मैरिज एक्ट आप अच्छे से कर लें। मुस्लिम में अगर आप सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ सकते हैं, आप डिवोर्स के टाइप, मैरिज का उसका किसने कहा कि मैरिज सिर्फ प्योरली कॉन्ट्रैक्ट है और किसने कहा कि सेक्रेमेंट है, तो उसमें जैसे सुलेमानी का एक कोड है, और मुझे गलत एक जैसे सुलेमानी ने शायद कहा था कि सेक्रेमेंट नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और इसके बाद अलग अलग जजेस की कोर्ट है, वो जजेस की कोर्ट एज इट इज पूछ देते हैं। उसके अलावा मुस्लिम लॉ में सक्सेशन जो ऐसा टॉपिक है जो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपकी पढ़ना, जिसने नहीं पढ़ा है, क्योंकि वो टॉपिक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। उससे क्वेश्चन हम लोग के में आया था, एक क्वेश्चन आया था, लेकिन वो अगर किसी ने नहीं पढ़ा अभी तक तो उसके लिए वो मुश्किल क्वेश्चन के लिए वो भी अपने को मुश्किल टॉपिक है। तो आप पहले प्रपोर्शन में तैयारी करिए कि इजी टॉपिक है जो आपको इक्वल वेटेज दे रहा है, तो आप हिंदू लॉ पहले करें। मुस्लिम लॉ में आप डिवोर्स, मैरिज कितने टाइप की होती हैं, मुता मैरिज हो गई और शाहिल बातें जितनी भी मैरिज होती हैं। उसके अलावा प्रीएम्पशन का एक टॉपिक है, प्रीएम्पशन का टॉपिक मुस्लिम लॉ में आप कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं। उसके अलावा आप वैलिड रिटायरमेंट एक टॉपिक है, वैलिड रिटायरमेंट बिल के टॉपिक आप कर सकते हैं। और सिर्फ कुछ करना कुछ नहीं, आपको आधे पेज में आपके नोट्स होंगे और उतना सफिशिएंट होगा। आपको बस एक बार आंखों के सामने फोटोग्राफी मेमोरी आपकी बन जाए कि आपने एक बार पढ़ा है, क्योंकि एलयू के साथ एक फायदा है कि नेगेटिव मार्किंग है। तो अगर आपने एक बार पढ़ा होगा तो आप एक फेयर गेस भी कर पाएंगे। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल छोड़ दें किसी टॉपिक को, लेकिन एक बार अगर आपने पढ़ा होगा तो अगर आप फेयर गेस कर पा रहे हैं, हो सकता है आपका क्वेश्चन सही हो जाए, नेगेटिव है नहीं हो। DU और PHU सब एक दिक्कत ये है कि वहाँ पे नेगेटिव भी है। ये प्रथम की जो बात है फेयर गेस वाली, वो ध्यान देने वाली बात है कि फेयर गेस की बात हुई है, और फेयर गेस आप तभी कर सकते हैं जब आपने थोड़ा सा पढ़ा हो, आइडिया जब आपको कुछ आ रहा हो। अब बिल्कुल फेयर गेस फिर हो नहीं पाएगा, नहीं तो पढ़ा नहीं होगा। हिंदू मैरिज एक्ट के सवाल आते हैं और अडॉप्शन मटीरियल से भी सवाल है। हिंदू का जो बेयर है उसमें चारों पांचों बेयर रहते हैं, पांचों आपको करने हैं, और अमेंडमेंट आपको करने हैं कि अडॉप्शन में कब वुमेन को इक्वल राइट दिया गया अडॉप्शन का। तो ये सब एकदम मेजर अमेंडमेंट है। कुछ रिसेंट रूलिंग भी आ जाती है। रिसेंट रूलिंग तो मैं पेयर बेस किसी भी सब्जेक्ट में केस लॉ पे ज़्यादा एम्फेसिस नहीं करूँगी। हम लोग को थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि लॉ पढ़ते पढ़ते एक केस लॉ थोड़ा फैंसी लगता है लोगों कि ये केस लॉ इस पे, ये केस लॉ इस पे है। बट किसी भी जितने मैंने इंटरेस्ट दिए, या आप जुडिशरी का भी पेपर देखें, अभी MP हुआ मैंने पेपर देखा था, शायद मुझे लगता है 100 सवाल में 10 से 15 सवाल मैक्सिमम केस लॉ पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है ओवर एम्फेसिस करके जब आप केस लॉ पढ़ते हैं, आप उसको पढ़ें, आपको समझ लीजिए पेयर एक्सप्लेन करने की केस लॉ पढ़ना जरूरी है। बट अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि अगर आपको उसका फैक्ट नहीं भी पता होगा तो तब भी आपको नंबर वो एक ही देगा अगर आप उसको सही टिक मारेंगे। तो आपको पता होना चाहिए बस कि वो किससे रिलेटेड है। बाकी जब आप इंटरेस्ट हो जाएगा तो आप ज्ञान के लिए पढ़ सकते हैं बाद में, अभी फिलहाल आप पढ़ लीजिए किससे रिलेटेड है। मतलब जैसा आपने पहले भी बोला है कि टॉपिक लिखो और टॉपिक के नीचे जो जैसे 2-4 केस लॉ मिल रहे हैं उसको नोट जैसे अगर आप मेंस्ट्रुआ लिखेंगे और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे तो आर वर्सेस प्रिंस, आर वर्सेस जॉनसन, और उसके बाद फिर डी रेजन समथिंग करके केस है, उसमें कोड देखा गया है। फिर आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो पूछिएगा आर वर्सेस प्रिंस में जज कौन थे, तो आर वर्सेस प्रिंस के ब्रैकेट में आप जज लिख लीजिए। तो उसके बाद फिर आपके देखेंगे मेंस्ट्रुआ में 5 या 6 केस इतने आपको दिख गए, और फिर आप कितने क्वेश्चन मेंस्ट्रुआ लगाएंगे, वही 6 क्वेश्चन आएंगे। तो मुझे लगता है कि आप बुक से अगर पढ़ेंगे तो आप बहुत एक तो कंफ्यूज हो जाएंगे, और फिर आपको 5-6 पेजेस में मेंस्ट्रुआ दिया होगा। तो उससे अच्छा ही बेटर है कि आप सीधे क्वेश्चन लगाएं और क्वेश्चन में जो केस पूछेगा वही ही करें। तो मुझे नहीं लगता कि उसके अलावा रिसेंट मर्डर से रिलेटेड रिसेंट केस मैंने देखा किसी काम में कभी पूछा गया। तो ये मुझे लगता है कि अगर आप केस मैट अपना बना के चलें तो उसके लिए आप पूरे 511 सेक्शन तक बना सकते हैं। जैसे आप डिफेमेशन कर रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी का केस उसमें है, तो सुब्रमण्यम स्वामी का ही केस डिफेमेशन में आएगा। उसके अलावा कोई केस मैंने आज तक नहीं पूछा कि उसके अलावा कोई केस पूछा गया आज तक। तो आप उसके फैक्ट मुझे भी नहीं पता है, मुझे नहीं लगता कि आपको पता होंगे।
लेकिन उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी उसकी अपेंड की गई थी, इतना पता है, और इतना पता होगा तो आप टिक कर देंगे, 1 नंबर मिल जाएगा आपको। तो जो चीज़ आपको नंबर दिला रही है आपको सिलेक्शन लेना है। तो पहले एक सीट अपनी पक्की करनी है, पहले एडमिशन पक्का करना है। और सीट के लिए, एडमिशन के लिए आपको जैसा बता रहे हैं प्रथम कि क्या चीज़ कहाँ पे है, क्या चीज़ कहाँ से जुड़ती है, कहाँ पे होनी चाहिए, इतना जानते हैं तो बेहतर है। चीज़ों को शॉर्ट आउट करना जरूरी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि पहले टाइम एक हम लोग बोलते नहीं, पहले आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, उससे पहले एग्जाम तो पढ़ रहे हैं। एग्जाम तो पढ़ रहे हैं, एग्जाम में पूछना क्या चाह रहा है और आपको वो सीट क्यों दे। तो आप प्रीवियस ईयर में कितने एप्लीकेंट बैठते हैं, कितनी कट ऑफ है, इतना आपको आइडिया होना चाहिए। मुझे लगता है भैया ने अच्छे से पिछली बार वीडियो बना कवर किया था कितने टोटल एप्लीकेंट रहते हैं, किसकी कितनी रैंक है, किस मार्क्स पे तक सिलेक्शन हो रहा है पर्टिकुलर कैटेगरी का। तो वो मुझे लगता है कि आपको इतना आइडिया होना चाहिए। तो आपको पता रहेगा ना आपका कॉम्पिटिशन किसके बीच में, क्योंकि आपको 100 में 100 क्वेश्चन तो देखी कोई नहीं कर पाता। आपको एक ये बेटर ट्रुथ है, आपको दूसरे से आगे बढ़ना। आप खुद टॉपर रहे हैं तो आप खुद ही आपके कितने सवाल सही थे? मेरे से 85 मतलब 85। मैं कह रहा हूँ अगर आपको इस बार रैंक 1 लानी है तो आप 86-87 सही करेंगे, क्योंकि हमने नेगेटिव मार्किंग नहीं दी था 85। अगर नेगेटिव होती तो शायद मुझे लग रहा है 80 से भी नीचे चले जाते। तो ये मुझे लगता है कि अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे और कितने एप्लीकेंट हैं बैठे ये सब देखेंगे तो आपको ये लगेगा ना कि आपको वो क्वेश्चन तो एकदम नहीं छोड़ने हैं जो कॉमन क्वेश्चन सब कर रहे हैं, क्योंकि ये यथार्थ सत्य आपको दूसरे से आगे निकलना है। ये रेस ही है, क्योंकि जहाँ 27 सीटें हैं तो आप तो ऐसे क्वेश्चन मत छोड़ें जो दूसरा कर रहा है और जो दूसरा क्वेश्चन नहीं कर रहा है वो क्वेश्चन आप करें। तो आप वो जो पहले आप वो कवर कर ले, वो एरिया जिस पर सब खेल रहे हैं, जो क्वेश्चन सब करेंगे। तो ये जो कुछ एकदम ट्रेडिशनल एकदम क्लासिक जो क्वेश्चन आते हैं, केस लॉ आते हैं, वो सब करते हैं। उसके बाद आप आगे बढ़े। आप वेंचर मत करिए कि अभी मैं कुछ ऐसा नया कर लूँ जो कोई नहीं कर पाया है। उस चक्कर में आप वो जो अपनी भूमि है उसको छोड़ देंगे। तो ये मुझे लगता है कि आप पहले अपना बेस क्लियर करें। ये विशेष बातें हैं और ये बातें प्रथम और हमसे जैसे लोग बताते हैं